सच और खर्च के बीच के अंदर ये जो अर्ज करने आ रहे हैं उनका नाम संजय झाला है। सब टीवी के इस चमत्कारी कार्यक्रम में मैं संजय झाला आप सब लोगों की ओर से, भाई शैलेश लोढ़ा की ओर से, तमाम कवियों की ओर से अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। वाह वाह, क्या बात है का ये पहला एपिसोड है। पहला कोई काम होता है तो देवताओं को याद किया जाता है, मुझे इसी क्रम में याद किया गया है। चमत्कार पे मैं एक छंद आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत। हो अमेरिका ने कहा क्या विकास कर लोगे तुम, अमेरिका ने कहा क्या विकास कर लोगे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। भारत ने कहा ऐसी उन्नति करेंगे हम, तुम मुंह में उंगली दबाते रह जाओगे। कि भारत ने कहा ऐसी प्रगति करेंगे हम, तुम सब डांस करोगे बिन डंडिया, ज्यादा बोलोगे तो व्हाइट हाउस पर लिख देंगे दिस बिल्डिंग इज मेड इन इंडिया, दिस बिल्डिंग। क्या बात है। मेरी कविता के दो प्रिय पात्र हैं, एक शर्मा एक वर्मा। थोड़ी देर के लिए आप भाई पॉपुलर को वर्मा मान लें और मुझे शर्मा मान लें। जी जी। एक थे शर्मा जी और एक थे वर्मा जी। वर्मा जी को जब जब लोग पीटने आते तो शर्मा जी उन्हें बचाते। यहां तक कि वर्मा जी ने 17 बार आत्महत्या का प्रयास किया, 17 बार शर्मा जी ने उन्हें बचाया, जीवन दान दिया। इस पर भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूहि, वर मांगो। इसे कहते हैं पुण्य और परोपकार। शर्मा जी बोले प्रभु काहे का पुण्य, काहे का परोपकार, मैं तो इसको इसलिए बचाता हूं कि इसने मुझसे ले रखा है उधार। प्रभु मैं जानता हूं ये आपका भक्त है, लेकिन बड़ा ही कम वक्त है, अब आप स्थिति संभालो, ये तो दे नहीं रहा, आप मेरे पैसे निकालो। सुनकर भक्त शर्मा के बयान भगवान तत्काल हो गए अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान होकर बोले वत्स शर्मा मैं जानता हूं उधार देने में संकट बहुत बड़े हैं और एक दैत्य में मेरे भी 60,000 अटके पड़े हैं। पैसा तुमने दिया है, तुम ही मांगने जाना, और हां वो दैत्य कहीं मिल जाए तो मुझे भी बताना। अब भगवान की ये बात सुनकर शर्मा जी का दिमाग चकराया, उन्होंने वर्मा जी को याद किया और ये गीत गाया। मैं एक पुराने फिल्म की पैरोडी से आपको जोड़ता हूं। उधार देने वाला उधार लेने वाले को कैसे याद करता है, आप लोग आनंद लेंगे। ए सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था, अब तुझे हमारी बिल्कुल याद भी न आती रे, सुन मेरे लेकर तूने मुझसे उधार बीबी को बनाया हार, लेकर तूने मुझसे उधार बीबी को बनाया हार, तेरी बीबी पहन उसे मेरी बीबी को चिढ़ाती रे, सुन मेरे साथी रे। उधर एक घटना ने खुद भगवान को हिला दिया। उन्होंने शेषनाग की गारंटी पे देवताओं के बैंक मैनेजर कुबेर से भारत के कुछ भिखारियों को उधार दिलवा दिया। मन में हर्षाए हर्षाए भगवान और शेषनाग भिखारियों की स्थिति का जायजा लेने आए। तभी शेषनाग ने देखा सामने से आ रहा था कि भिखारी बहुत हाई प्रोफाइल, उसके एक हाथ में कटोरा था, दूसरे में मोबाइल। शेषनाग बोले वाओ वाओ प्रभु
भिखारियों का पोजीशन इतना साउंड, वाओ। तभी भगवान बोले, शेषनाग ये तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है, फेर है, ये भिखारी नहीं देवताओं का बैंक मैनेजर कुबेर है। बोले प्रभु ये देखकर तो मेरा दिमाग चकरा रहा है। भगवान बोले, यहां से जल्दी खिसक लो, लगता है अपने से उधार मांगने आ रहा है। शेषनाग बोले, प्रभु आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, क्या आप उधार वसूल करने के लिए इन पर सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे? भगवान विष्णु बोले, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अगर हम सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे तो ये दोनों लेकर भाग जाएंगे। तभी अचानक नारायण नारायण कहते हुए नारद जी का प्रवेश हुआ। उन्होंने भगवान के पैरों को छुआ। भगवान बोले, ये पैर वैर रहने दे, पहले ये बता तूने जिस दैत्य को मुझसे 60,000 रुपए दिलवाए थे उन पैसों का क्या हुआ? बोले, प्रभु बहुत बुरा हुआ, आपसे भी कई दैत्य लोग उधार लेते होंगे। भगवान से उधार लेकर दैत्य ने क्या किया, नारद जी बताते हैं कि प्राप्तम उधारम च 60,000 दैत्यम खरीदम सेकंड हैंड कारम। उधा च पीटम रिपीटम किंतु न लेतम एकम डकारम। ऋणम गृहीत्वा च डिसएपियरम अन्नम समक्षे कृत्वा च चीयरम। दिल्ली कैंटे च रेस्टोरेंटे च कटकंती मुर्गम विदाउट फिरम। ओम ह्रीं क्लीं एतत् प्रकाराणि तत्त्वानि स्वाहा। ऋणम कृत्वा न पुनम दत्त्वा एतत् प्रकाराणि कुतत्त्वानि स्वाहा। वर्मा टाइप शर्मा टाइप दैत्यम टाइप चीटिंग भजानि नरकम गत्वानि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और दिवाली की आपको अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये मुझे आपको देख के कह रही थी कि इनको देखते मुझे इनके गाल खींचने की इच्छा होती है, ऐसा ये कह रहे हैं। इनको देख के मेरी भी ऐसी इच्छा होती है। देखिए, इन दिनों रामलीलाएं चल रही हैं, दिवाली आने वाली है। मैं 2 छोटे छोटे छंद सुनाता हूं, उसके बाद अपनी एक कविता। एक जगह रामलीला हो रही थी, वहां रावण का जो रोल करने वाला था वो अचानक गायब हो जाता है। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग अर्थात PWD का एक ठेकेदार होता है, उसको रावण का रोल दे दिया जाता है। वो क्या करता है आप लोग आनंद लेंगे। मैं छंद सुनाता। स्वागत है संजय। हो एक राम लीला के महंत जी ने ऐसे कहा, लीला का रवानी है तो रावण लाइए। मैंने कहा, रावणों की कमी क्या है दुनिया में, चाहे जिसको भी सिंहासन पे बिठाइए। कि एक ठेकेदार को बना दिया था रावण जी। बोला, माल्यवान से व्यवस्था करवाइए, नल नील राम जी का पुल जो बना रहे हैं उसका ही ठेका मेरे नाम करवाइए। एक छंद और सुनाता हूं। बहुत अच्छे। एक कल्पना कीजिए कि नई नई अभिनेत्री का नया नया पति मरा है, यमराज आया हुआ उसे लेने और भैंसा पार्क किया हुआ है पास में। दृश्य देखें, अपने मृत पति के जीवन दान हेतु एक अभिनेत्री यमराज सन खड़ी थी। कजरारे नयनों को तीखा कर रही थी कि उस समय लग रही सुंदर वो बड़ी थी। यमराज ने कहा, मैं जिंदा इसे कर दूंगा, सुंदरी ये तेरी दशा नहीं देखी जाएगी, एक शर्त पर ही मैं इसे छोड़ रहा हूं कि इसे छोड़ आप मेरे साथ चली आएंगी। बहुत अच्छे। आपने फिल्म टाइटैनिक देखी होगी। मेरी एक कविता है इंडियन टाइटैनिक। वाह। इसमें जैसे उस टाइटैनिक में था, इस टाइटैनिक में भी तरह तरह के यात्री सवार होते हैं। मैं कविता आप तक पहुंचाता हूं। जी, और दीपावली पे तो एक कविता बिल्कुल मुफीद है कि इतने सारे क्रूज जाते हैं। कल्पना कीजिए दीपावली के अवसर पे ऐसा कोई क्रूज जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कविता प्रारंभ करता हूं। उफ ओह आह, क्या बात है। डोंट वरी, ये है मुंबई बंदरगाह। जहाज पर लिखा हुआ है नीति, नियम, न्याय और नैतिकता। जहाज रवाना होने से पहले इन चारों नन्नों का बड़ा शोरगुल था। टिकट एक भी नहीं बिका, लेकिन पूरा जहाज फुल था। टिकट चेक कराए गए, कुछ यात्री तहखाने में, कुछ मैखाने में, कुछ दिनेश जैसे थे घुसल खाने में पाए गए। टिकट
सर्किट कलेक्टर सिद्धांत कोने में खड़ा खड़ा रो रहा था बेचारा, क्योंकि कुछ लोकतांत्रिक आत्माओं ने उसे चढ़ते ही मारा। अब प्रारंभ होता है साहब, जहाज में एक भव्य मंदिर होता है। एक अमेरिका से यात्री आता है, स्टैनली मॉरिस नोबल। सोचता है भगवान के दर्शन कर लूं, पूरी यात्रा अच्छी निकलेगी। स्टैनली मॉरिस नोबल जो ही भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा, जो ही एक चमत्कार हुआ, उसकी चप्पलें गायब थी। मॉरिस नोबल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में ही एक श्वेत, धवल, स्निग्ध और हिमाच्छादित देवदूत आकर उसे गीता का उपदेश देने लगा। मां शुचः, शोक मत कर, धैर्य धारण कर, जो होता है वो होता है बिल्कुल सही, मुझे देख मेरी भी गई। तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है, मुझे देख क्या मैं रो रहा हूं? मैं रो नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहां का सुरक्षा गार्ड हूं। थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, जुगाड़ होते ही किसी की भी पहन ले। और ये बात मैंने किसी से नहीं कहन रखी है, मुझे देख मैंने भी ऐसे ही पहन रखी है। मॉरिस नोबल बुलाओ, मैन तुमने जो कहा है वो बात एकदम सही है, लेकिन तुमने जो पहन रखा है अब उनका यही है। अब जहाज आगे बढ़ता है, उसमें प्रेमी प्रेमिका, कितने शानदार प्रेमी प्रेमिका होते हैं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोले तुझसे प्यार करके तो मेरी तकदीर ही जाग गई। मैंने तुझे इतने लव लेटर पोस्ट किए कि तू पोस्टमैन के साथ भाग गई। अब ऐसा कर, मैंने तुझे जितने भी लव लेटर लिखे थे वो सब मुझे वापस कर दे। प्रेमिका हड़बड़ाई, घबराई, चिल्लाई। लव लेटर लेके क्या करेगा? आहें भरेगा, मरेगा या ब्लैकमेल करेगा? प्रेमी चूंकि राजस्थानी था, बड़ा इंटेलिजेंट था, बोले ना बंदा आहें भरेगा, न मरेगा, न ब्लैकमेल करेगा, बस तेरा नाम काट के दूसरी का भरेगा। इतने में ही घोषणा होती है, पैसेंजर मे आई हैव अटेंशन प्लीज। हम आप सबके आभारी हैं क्योंकि आप जहाज पर भारी हैं। डूबने के 100% आत्मविश्वास और भरोसे के साथ ये घोषणा की जाती है, ये जहाज निश्चित रूप से डूबेगा क्योंकि ये सरकारी है। क्या बात है। ये घोषणा सुनकर यात्री जागने लगे, इधर उधर भागने लगे। पुलिस वालों की ड्यूटी थी कि यात्रियों को सुरक्षित नावों से किनारों तक पहुंचाएंगे। पुलिस वालों ने कहा यात्रियों की ऐसी की तैसी पहले हम जाए। अब आप स्थिति देखें, सारे पुलिस वाले नाव में बैठ गए हैं, एक ही नाव है और उसमें कोई भी अतिरिक्त आदमी बैठ जाता तो नाव डूब सकती थी। दृश्य देखें, ऊपर से यात्री चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। नीचे से एक पुलिस वाला बोला पहले 50 का नोट लाओ। पुलिस वाले का बलिदान देखें, यात्री ने 50 का नोट निकाला ताजा और पुलिस वाले ने कहा ऐसा कर, तेरी जगह मैं डूब जाऊंगा, तू मेरी जगह आ जा। इतने में ही बगल वाला पुलिस वाला बोला क्यों बे, 50 रुपए के लिए अपनी जान दे रहा है, जान देने के पीछे तेरी क्या रजा है? और पुलिस वाला बोला अगर फोकट का माल जेब में हो तो डूबने में भी मजा है, डूबने में भी मजा है। प्रेम चतुर्दशी के इस पावन पर्व पर मैं आप सब लोगों की ओर से अपने आप को बहुत बहुत प्यार करता हूं। इसलिए मैं आपसे नमस्कार करता हूं, नमस्ते करता हूं। बहुत अच्छा। थोड़ी सी उमंग, आपकी मस्ती चाहता हूं, कवि मित्रों की भी। आपका जो श्याम रंग है, मुझे कुछ याद आ रहा है, उसे देख के एक आध छंद सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपना गद्य व्यंग पाठ करता हूं। जी। प्रेमी और प्रेमिका की बातचीत। प्यार तुम्हें करती थी, तुम पे ही मरती थी, शादी अब हो गई है, मेरी मजबूरी है। अच्छा। कल भी तुम्हारी थी मैं, आज भी तुम्हारी हूं मैं, शादी हो जाना भी कोई दूरियों में दूरी है। कि मेरे एक लड़का है चंचल तुम्हारी तरह। प्रेमिका बोलती है, प्रेमी मेरे एक लड़का है चंचल तुम्हारी तरह, उसका भी नाम रख दिया मैंने श्यामा है। घर आओगे तो मेरे लड़के से कह दूंगी, इनको प्रणाम करो ये तुम्हारे मामा है।
मैं डॉक्टर साहब का बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि प्रेम पर इन्होंने बड़ा भारी शोध किया है। अभी इनकी एक पुस्तक आने वाली है, नागिन का प्यार और डॉक्टर का इंतकाम। इतना शानदार शोध किया। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। प्रेमियों की स्थिति देखें कि मंद मंद मंथर गति से यूं ही चल कर भोले भाले छोरों पे ना बिजूरी गिराई। भारत में कदापि कमी नहीं है कपड़ों की, बेशकीमती ये देह यूं ही ना दिखाइए कि वस्त्र पहने काट काट ऊपर से भरा हाट, हम क्या हमारी ऐसी तैसी करवाएंगे, सीटियां नहीं बजेंगी इनके जो पीछे मित्र, तो क्या फिर मंदिरों की घंटियां बजाएंगे। अब मैं प्रेम पर एक शोध प्रस्तुत करता हूं। शोध यानी कि रिसर्च। हाँ, रिसर्च। आप सभी श्रोता उसका आनंद लेंगे। डॉक्टर साहब आपको समर्पित करता हूं। प्रेम क्या होता है जी? प्रेम एक प्रकार का प्रेम होता है। जो होता है तो होता है, नहीं तो नहीं भी होता है। प्रेम टाइम पास करने का एक उत्कृष्ट और नैसर्गिक साधन है। मेरा अनुभव है साहब कि जो भी लड़कियां प्रेम करने में असफल हो गईं, उन्होंने बीएड कर ली और अध्यापिकाएं हो गई, और जो लड़के प्रेम करने में असफल हो गए वो भाई विष्णु की तरह गीतकार हो गए। जहां भी लुगाइयां देखते हैं गीत लिख मारते हैं। और एक शोध ये है कि वोट और प्रेमिका ये दोनों तब तक ही पवित्र और अमूल्य हैं जब तक कि हाथ नहीं लग जाते। बहुत अच्छे शोध देखें। प्रेमी अगर प्रेम करने में सफल हो जाता है तो प्रेमिका के घर बारात लेकर जाता है, और असफल हो जाता है तो मायरा और भात लेकर जाता है। एक संजय वो था जिसने महाभारत देखा था जी। एक संजय मैं हूं जो ये महान भारत देख रहा है। क्या बात? उसमें और मुझ में केवल इतना सा अंतर है, उसके सामने एक धृतराष्ट्र था, मेरे सामने करोड़ों करोड़ों धृतराष्ट्र हैं। क्या बात है। मैंने एक विशेष चीज देखी। हमारे साहित्य में और फिल्मी दुनिया में एक बहुत समानता है, एक समस्या की समानता, और वो समस्या है गालों की समस्या। अब हमारे संस्कृत साहित्य में एक नायक अपनी नायिका को कहता है, किम करवाणिम कपिल कपौलो में, अर्थात ये मेरे गोरे गाल हैं, मैं इनका क्या करूं। कितनी गंभीर समस्या। एक गीत आया था पहले, गोरे गोरे गाल मेरे मैं क्या करूं। हाँ, बिल्कुल यही समस्या। और मैंने कल्पना की है कि देश के 6-7 शिष्ट विशिष्ट कवियों के सामने ये समस्या आती है, वो अपनी विधा में अपनी शैली में इस समस्या का समाधान किस प्रकार से करते हैं। नेहा, और ये पूरी कविता मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरे गोरे गोरे गाल तो मैं क्या करूं। एक सेकेंड ना, जी जी ठीक है, ये एंगल। गाल एक समस्या है, और कवि प्रदीप जो भक्ति रस के कवि थे, जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, उनके सामने समस्या आती तो किस प्रकार से नेहा इस समस्या का निराकरण करते कि कर दे तू इन गोरे गालों का दान, कर दे तो इन गोरे गालों का दान, हो जाएगा भक्तों का कल्याण। किए जा तू जग में भलाई का काम, लगे नहीं तेरा एक छदाम। क्या बात है। गाल ही है क्या कुछ और भी बता, तेरी सब पीर हरेंगे। ये थे कवि प्रदीप, और आदरणीय नीरज जी के सामने समस्या आती, जो हमारे शो में आ चुके हैं, पंडित गोपाल दास नीरज। उनके सामने समस्या आती तो अपनी विधा में अपनी शैली में किस प्रकार से निराकरण करते। यौन उदास रूपसी क्यों करे है गम, डरना नहीं जब तक हमारे दम में है दम। तेरे गोरे गाल हैं तो न हो तू दुखी, तुझे कुछ नहीं है करना, करेंगे तो हम। और आदरणीय काका हाथरसी जी, उनके सामने समस्या आती। वो बहुत सुंदर दाढ़ी रखते थे, मैंने दाढ़ी और होठों का एक सुंदर प्रयोग किया। क्या बात। तेरे गोरे गाल देखकर हम तो हो गए मस्त, तेरे गोरे गाल हैं गोरी फिर क्यों होती त्रस्त,
और फिर क्यों होती त्रस्त, एक दिन घर पर आओ, मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बता। कह काका कविराय दाढ़ी की कलम बनाकर इन कोरे कागज से गालों पर कर देंगे हस्ताक्षर। क्या इन बात है, कोरे कागज से गालों पर कर देंगे हस्ताक्षर। और सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के बड़े सुकोमल कोमलकांत कवि, भाषा का बड़ा निर्मल विशुद्ध और साहित्यिक प्रयोग किया। उनके सामने समस्या आती तो किस प्रकार से समाधान करते? हे कामिनी, मानिनी, हे कामिनी, मानिनी, भाविनी, भामिनी, ललिता, वनिता, त्रिनिता। क्या बात है, बहुत अच्छी। तेरे कपोल हैं गोल अमीयसम सरस रसीले। तेरे कपोल हैं गोल अमीयसम सरस रसीले, ये भंवरे हो जाएं अमर बूंद जो इनकी पी लें। बहुत अच्छे। तेरे इन गालों का स्तंभन उन्मादन सम्मोहन चुंबन देखेंगे, कैसे पीते मकरंद मधु पिह देखेंगे। हे वासंती मालिनी शालिनी, गालों से हमें रिझाओ ना, इनका निदान हम कर देंगे। प्रियम वदा पास तो आओ ना। बहुत बढ़िया संजय, बहुत अच्छे, क्या बात है। अंतिम कवि आदरणीय श्याम नारायण जी पांडे, जो बहुत वीर रस के कवि थे जी। वीर रस के कवियों को आपने सुना होगा, टकार और डकार वर्णों का प्रयोग करते हैं, ऊंचे स्वर में काव्य पाठ करते हैं, इतने तेज पढ़ते हैं कि आधे श्रोता तो घबराकर तालियां बजा देते हैं। अगर उनके सामने समस्या आती, वीर रस के कवि इस समस्या का समाधान, जिन्होंने हल्दी घाटी महाकाव्य लिखा, किस प्रकार से करते जी। तेरे गाल है महाकाल विद्युत गर्जन का टूट पड़ो। तेरे गाल है महाकाल विद्युत गर्जन का टूट पड़ो। टूट पड़ो। ये सागर के वनमाला ने तुम अग्नि बनकर फूट पड़ो। फूट पड़ो। हे रणचंडी चंड प्रचंडी खंड खंड कर बुद्धंडों को, हे अग्नि धर्मा शोणित कर्माकर खंडित तू पाखंडों को। तेरे गालों के दावानल से कोई नहीं बच पाएगा, तो इन गालों का बम बना ले आतंकवाद मिट जाएगा। आप देखिए, अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, वृद्धावस्था, युवावस्था। अब आप ये देखो, ऐसे लग रही है जैसे खुशबुए चमन हो, और इधर देखो ऐसी लग रही है जैसे मादरे वतन हो। स्थितियां होती हैं साहब। सरकारी दफ्तरों की क्या स्थिति होती है, मैं आप लोगों का स्नेह समर्थन चाहूंगा। मित्रों, जिस दिन दफ्तर में अफसर होता है उस दिन बाबू नहीं होता, जिस दिन बाबू होता है उस दिन अफसर नहीं होता, जिस दिन दोनों होते हैं उस दिन काम नहीं होता, और जिस दिन काम होता है उस दिन दोनों नहीं होते। भाई बहुत अच्छे। अब हम लोग भी सरकारी कर्मचारी, हमारी स्थिति यही, हमारा अपराध यही है शैलेश भाई कि हम लोग पढ़ लिख गए, इसलिए हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हो गए। नहीं पढ़ते तो हम भी गवर्नमेंट होते। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया संजय, बहुत अच्छा। और सरकार की बात बताना चाहता हूं। सरकार क्या है? सरकार वो है, चार शब्द है, सै रे कार है। सरकार वो जो सर पे कार चलाती है, और वो काम जो सरका के करती है, उसका मतलब होता है सरकार। यानी कि मैं कहना चाहूंगा मित्रों, सरकार कसमें वादे प्यार मोहब्बत गच्चा है, और गालिब की माने तो दिल को बहलाने के लिए गालिब सरकार का ख्याल अच्छा है। सरकार की हमारे जयपुर के कवि सुरेंद्र दुबे, उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया परिभाषा दी। वो कहते हैं कि सरकार का अर्थ ये होता है जहां एक आदमी कुर्सी पे बैठता है, दूसरा उसके पास आकर कहता है सरक यार। वो है सरकार। जी जी। और मित्रों, मेरी एक फैंटेसी का आप लोग आनंद लेंगे। मैंने कल्पना की है कि हमारे दुश्मनों से युद्ध होता है, और हमारी सरकार एक निर्णय लेती है कि दुश्मनों से युद्ध करने के लिए इस बार हम हमारे सैनिकों को नहीं भेजेंगे, सरकारी कर्मचारियों को भेजेंगे। अच्छा, अब क्या स्थिति होती है आप लोग आनंद लेंगे जी। कि दुश्मनों के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों द्वारा युद्ध किया जाएगा। जो ही ये बात सचिवालय के गलियारे में फैली, सभी कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों ने आकस्मिक अवकाश ले ली। छुट्टी ले ली। बहुत अच्छे। सरकार के थे आदेश कि जो भी युद्ध करने नहीं जाएगा वो नौकरी से अपनी ऐसी तैसी करवाएगा। जी। सब ने अपनी अपनी पत्नियों को किया तैयार, करवा के 16 श्रृंगार। बोले चलो ना डार्लिंग, घूम ही आएंगे यार। क्या बात है, बहुत अच्छे। युद्ध करने के लिए चलो ना डार्लिंग, घूम आएंगे यार। अब साहब वो बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। बॉर्डर पे एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है, वो वहां रोल कॉल परेड होती है, सबकी अटेंडेंस लेता है। आप जानते हैं रोल कॉल में कोई एब्सेंट रहता है तो उसको फंट्रूल लगा दिया जाता है। वो सबकी कैसे उपस्थिति लेता है, अटेंडेंस लेता है। और हमारे सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से अटेंडेंस देते हैं, वो बोलता है रामफल ये चतुर्वेदी किधर गया सर? बोला कौन चतुर्वेदी? सर वो अपने बोरियां बिस्तर तो धर्मशाला में डाल गया, और द्विवेदी बता रहा था कि अपने बीबी बच्चों को लेकर ससुराल गया। अच्छा। बोला ससुराल गया? और बोले त्रिवेदी द्विवेदी कट्ठे मर गया। बोले कौन त्रिवेदी? ठंड है ताप रहा होगा, और द्विवेदी भी अटे ही कट्ठे होगा, छत पे खड़ा होकर दुश्मना की लुगाइयां टाप रहा होगा।
और वो मेजर बोला जो गया जिन्होंने जाने दे, जो गया जिन्होंने जाने दे, सुबह 7 बजे फाइट करनी से आए तो उन्होंने बता देना, और मैं भी 9 से 12 पिक्चर जा रहा हूं, सुबह जल्दी जगा देना। अब दुश्मनों की सेना तो ठीक 7 बजे सीमा पर पहुंच गई, हमारे सरकारी कर्मचारी ठीक 7 घंटे लेट सीमा पर गए, और आधे दुश्मन तो उनका इंतजार करके ही मर गए। आधे दुश्मनों को मरा हुआ देखकर सरकारी कर्मचारी नशे में फूल गए, सबने बंदूकें उठा ली, पर बंदूकें थी खाली, पता चला कि गोलियों का डिब्बा तो धर्मशाला में ही भूल गए। मेजर बोला रहा चतुर्वेदी तेरी जिम्मेदारी थी, गोलियों का डब्बा कटे से। बोला सर मैंने तो त्रिवेदी को बोल दिया था। भाई त्रिवेदी तेरी जिम्मेदारी थी, गोलियों का डब्बा कटे से। बोला सर मैंने तो द्विवेदी को बोल दिया था। अब जल्दबाजी में गोलियों का डिब्बा लेने एक नगर पालिका के बाबू को भिजवाया, और बाबू 10 दिन बाद में गोलियों का डिब्बा लेकर आया। बहुत अच्छे, क्या बात है। मेजर बोला रहा मराएगा, मराएगा, 10 दिन बाद में गोलियों का डिब्बा लेकर आए, मराएगा। बाबू बोला क्या मराएगा, बंदा सरकारी कर्मचारी है, पहले 10 दिन का टीएडीए उठाएगा। क्या बात है भाई, वाह वाह। नहीं जरा टीएडीए समझा दो। टीएडीए जो होता है ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस, जो सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और आने जाने का भत्ता जो होता है। वाह। हम पहले टीएडीए उठाते हैं, बाद में सारे काम करते हैं जी। हाँ, गोलियां आ गई, कर्मचारियों ने बंदूकों में गोलियां डाली, वो परस्पर एक दूसरे से गले मिले। कर्मचारी मेजर से बोला सर गोलियां चलाएं क्या? मेजर बोला रहने दो यार, अभी ऊपर से गोली चलाने के आदेश नहीं मिले। क्या बात है, वाह वाह। अब साहब स्थितियां देखिए, इधर तो हमारे दुश्मन की सेना और इधर हमारे सरकारी कर्मचारी। दृश्य का आप लोग आनंद लें। एक दुश्मन का रेंजर परेशान होकर बोला रहा गोलियां चलाओ ना, तो हमारा एक सरकारी कर्मचारी बोला हमें तो अभी आदेश नहीं मिले, पर तू तेरा काम करे ना। दूसरे दिन बोला रहा आदेश हो गया क्या? बोला आदेश तो हो गए, पर टाइप होना बाकी है, तू तेरा काम करे ना। बहुत अच्छे। अब जिस बात को कहने के लिए मैंने पूरी कविता लिखी, 10 दिन हो गए फाइल चलाए, 10 दिन हो गए फाइल चलाए, लेकिन अभी तक ऊपर से गोली चलाने के आदेश नहीं आए। क्या बात है, वाह वाह। ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये हम नीचे वालों को बहुत सताते हैं, बहुत सताते हैं, बहुत सताते हैं। और इस देश की विडंबना है शैलेश भाई, यहाँ आग लगने के 5 साल बाद बुझाने के आदेश आते हैं। क्या बात है, बुझाने के आदेश आते हैं। मैं गद्य व्यंग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और उसकी भूमिका है कि एक नेता चुनाव जीतकर चला जाता है, और बहुत समय तक जब वो क्षेत्र में नहीं आता तो चुनाव कार्यालय का एक मुख्य एजेंट उसको पत्र लिखता है जी। उसका शीर्षक है कब आओगे मेरे देवता। सुना है। श्री श्री 1008 आदरणीय फादरणीय पप्पी जी भाई साहब, सादर प्रणाम। 61 के फूल 62 की माला, भाई साहब आपके दुश्मनों का मुंह काला। बहुत अच्छे। आपको चुनाव जीते ठीक 9 महीने हो गए। यह आपके धांसू व्यक्तित्व का परिणाम है कि इतने समय से क्षेत्र में नहीं आने के बावजूद क्षेत्र की जनता आपको तन मन धन से याद करती है। क्या बात है। बिल्लू टेंट वाला, नाथू साउंड वाला, ओमी प्रेस वाला और रसीद भाई जीप वाला, इनकी हर सांस से आपका ही नाम निकलता है जी। बिल्लू टेंट वाले की तो रोम रोम में आप समाये हैं, क्योंकि उसके बिलों का भुगतान तो दूर, उसके 167 रजाई, 40 गद्दे और 37 चद्दर कार्यालय से गायब हो गए। बहुत बढ़िया संजय। आपके बल्लभगढ़ वाले कार्यकर्ता कल पकड़े गए, क्योंकि वे भोलेपन और सादगी के कारण रजाई गद्दे बिल्लू टेंट वाले के यहीं बेचने चले गए। बिल्लू टेंट वाले ने बताया कि वह आपके साथ पढ़ा हुआ है। उसने बताया कि आप पढ़ने लिखने में शुरू से ही होशियार रहे हैं, इतने होशियार रहे हैं, इतने होशियार रहे हैं कि आपने 8वीं क्लास में ही बीएड की डिग्री प्राप्त कर ली। बहुत बढ़िया। ये बात अलग है कि कुछ समय बाद आप और डिग्री दोनों पुलिस को प्राप्त हो गए। आप शिक्षा के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। यही कारण है कि मैट्रिक में फेल होते ही आपने अपना कॉलेज खोल लिया।
बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। और प्रधानाचार्य बनकर बच्चों को पढ़ाने लगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था आप कॉलेज छोड़ के राजनीति में आ जाओ, बहुत तरक्की करोगे, बहुत तरक्की करोगे। देख लो आपने तरक्की की, और सच मानिए आपसे ज्यादा तरक्की उन बच्चों ने की जिनको आप पढ़ा रहे थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। पप्पी भाई साहब, आप मेरे लिए देवता स्वरूप हैं जी। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मैं कहता हूं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र पप्पी भाई साहब। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपने नारियों को हमेशा समान दृष्टि से देखा है जी, समझा है। यही कारण है कि आपने विश्व सुंदरी और दस्यु सुंदरी में कभी कोई फर्क नहीं किया। बहुत अच्छे। ये बात अलग है कि आपने घर वाली को हमेशा दस्यु और बाहर वाली को हमेशा सुंदरी समझा। यही कारण है कि गए साल चोरी हो गए थे भाभी जी के जो गहने, कल मैंने देखा थानेदारनी को पहने, और मेरे मुंह से अचानक निकला, पप्पी भाई साहब आपके क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत बढ़िया। लोग अपनी दुकानों, शोरूमों और संस्थाओं का उद्घाटन आपसे कराना चाहते हैं। कल मुझे कम्मो धोबन मिली थी। उसने बताया कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर सबसे पहले उसकी लॉन्ड्री का उद्घाटन किया। दैनिक धाकड़ धासु का संपादक 1 महीने से मेरे पीछे पड़ रहा था, कह रहा था इंटरव्यू के लिए एमएलए साहब से टाइम दिलवाओ, टाइम दिलवाओ, टाइम दिलवाओ, लेकिन जब से कम्मो धोबन वाली बात उसे पता चली है, कह रहा है विज्ञापन दिलाओ, विज्ञापन दिलाओ, विज्ञापन दिलाओ। बहुत बढ़िया संजय, बहुत अच्छे। क्षेत्र की जनता भिन्न भिन्न मुद्राओं में अपनी अपनी स्टाइल में आपका स्वागत करना चाहती है। आप कब आओगे मेरे देवता, कब आओगे? क्या बात है भाई, वाह 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 संजय। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।